तो हाय, दिस इज रंजीत कुमार झा और आप देखना स्टार्ट कर चुके हैं फिजिक्स पॉइंट दरभंगा या पीपीटी आरकेजे। तो पिछले लेक्चर में अपन लोगों ने कूलम्स लॉ को स्टार्ट करा था। फॉर बोर्ड पॉइंट ऑफ व्यू और कंपटीशन पॉइंट ऑफ व्यू के लिए कूलम्स लॉ बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो फॉर बेसिक कंसेप्ट जानने के लिए लेक्चर नंबर 1 कूलम्स लॉ आप जरूर देखें। जिन्होंने नहीं देखा है उसे सर्च करना है कूलम्स लॉ और साथ में लगा देना है आपको पीपीटी आरकेजे या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा। तो आपको वो लेक्चर मिल जाएंगे, वहां से आप जाके उसे देख सकते हैं। और हाँ, आपको मैं बता देना चाहता हूँ, आपको जो भी प्रॉब्लम दिया जाता है, न्यूमेरिकल्स जो भी दिए जाते हैं, आप काइंडली उसे जरूर सोल्व करें। और जिनसे क्वेश्चन नहीं बनता है वो चैनल के अबाउट सेक्शन में जाके वहां से कॉन्टैक्ट अस दिया गया है, वहां से आप कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए आज का अपन लोग क्लास स्टार्ट करते हैं। और हाँ, आपको इस लेक्चर का भी नोट पीडीएफ फॉर्मेट में मिल जाएगा डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर, तो आप वहां से जाके डाउनलोड कर सकते हैं। यहाँ पे भी मैं कुछ आपको अच्छे अच्छे न्यूमेरिकल्स कराऊंगा, फिर आपके लिए कुछ होमवर्क दूंगा। तो काइंडली होमवर्क को जरूर आप सोल्व करें। जो क्वेश्चन आपसे नहीं सोल्व होता है उस क्वेश्चन को आप हमसे पूछ सकते हैं। तो आपको सिंपली करना क्या पड़ेगा, आपको चैनल के अबाउट सेक्शन में जाना होगा, वहां पे कॉन्टैक्ट अस दिया गया है, वहां पे आप जाके संपर्क कर सकते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं आज का लेक्चर। तो पिछले लेक्चर में आपने क्या देखा था, जब दो पार्टिकल हो, यानी जब 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल हो, तो एक बॉडी पर दूसरे पॉइंट चार्ज बॉडी के द्वारा जो फोर्स लगता था, या फर्स्ट बॉडी के द्वारा दूसरे पॉइंट चार्ज पार्टिकल पर जो फोर्स लगता था, कूलम्स लॉ के हेल्प से इजीली में आप निकाल लेते थे। अब जब अगर मोर देन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल हो तब कैसे फोर्स निकालेंगे, इसके लिए आपको एक लॉ पढ़ना पड़ेगा। कौन सा लॉ? तो प्रिंसिपल ऑफ सुपरपोजिशन। ये लॉ एक्चुअली आप पहले भी पढ़ चुके होंगे, तो आपको आगे भी काम देगा, जैसे इलेक्ट्रिक फील्ड निकालने में और भी बहुत सारे काम आपको आएंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल है क्या? तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से आप जब मोर देन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल हो तो किसी गिवन चार्ज पार्टिकल पर आप इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स आप निकाल सकते हो। तो कैसे? तो चलिए देख लेते हैं। पहले मैं थ्योरेटिकली समझा देता हूं, फिर मैं आपको मैथमेटिकली समझाने की कोशिश करूंगा। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। When numbers of charge particle are interacting, a total force on a given charge particle is the vector sum of all the force exerted on the charge particle by the other charge particle। कहने का मतलब ये हुआ कि जब 2 या 2 से अधिक चार्ज पार्टिकल दिया हो और किसी पर्टिकुलर चार्ज पार्टिकल पर उन रेस्ट चार्ज पार्टिकल के द्वारा आपसे फोर्स पूछा जाता है, तो आपको क्या करना पड़ेगा, फोर्स आपको इंडिविजुअल का निकालना है और वेक्टरली आपको ऐड करना है। क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी, तो आपको वेक्टरली ऐड करना पड़ेगा। तो जो भी गिवन चार्ज पार्टिकल है उस चार्ज पार्टिकल से और रेस्ट जितने भी चार्ज पार्टिकल हैं वहां से वहां तक आपको पहले पोजीशन वेक्टर मालूम होना चाहिए और फिर इन दोनों का फोर्स निकाल लीजिए। फिर यहाँ पे दिया है तो इनके फोर्स निकाल लीजिए, फिर अगर यहाँ दिया है तो इनके फोर्स निकाल लीजिए और सबको आप वेक्टरली ऐड कर दीजिए। तो यही कहता है आपका सुपरपोजिशन प्रिंसिपल। ठीक है, नेक्स्ट पॉइंट देख लेते हैं।
तो नेक्स्ट पॉइंट ये है इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, मतलब इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ESF। तो इससे पहले के लेक्चर में आपको मैं ESF के बारे में समझा चुका हूं। ESF स्टैंड फॉर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स, ठीक है। तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स बिटवीन टू point charge particle does not depend upon the presence of third charge particle. Does not depends upon the presence of थर्ड चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब ये हुआ कि इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ अट्रैक्शन हो या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ऑफ रिपल्सन हो बिटवीन 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल, वो डिपेंड नहीं करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल या फोर्थ चार्ज पार्टिकल या फिफ्थ चार्ज पार्टिकल। कहने का मतलब 2 पॉइंट चार्ज पार्टिकल के बीच में जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगता हो या फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता हो, वो डिपेंड नहीं करता है ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। तो मैं जब आपको मैथमेटिकली समझाऊंगा वहां पे फिर आपको समझ में आएगा। तो कहने का मतलब ये हुआ, या हम ऐसे भी कह सकते हैं, दैट इज इंडिविजुअल फोर्सेस। कौन सा फोर्सेस? तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस, वही फोर्सेस मैंने लिखा, तो आपको समझ जाना है कौन सा फोर्सेस, तो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्सेस। तो इंडिविजुअल फोर्सेस डज नॉट डिपेंड अपॉन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। तो इंडिविजुअल फोर्सेस डज नॉट डिपेंड्स अपॉन द presence of other charge particle बट रिजल्टेंट फोर्स जो होगा ऑन अ गिवन चार्ज पार्टिकल वो चेंज कर जाएगा, वो इफेक्टेड होगा, बट इंडिविजुअल फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या रिपल्सन वो इफेक्ट नहीं करेगा ऑन द प्रेजेंस ऑफ थर्ड चार्ज पार्टिकल। यानी 2 चार्ज पार्टिकल रखा हो तो इनके बीच में जो फोर्स लगता है वो डिपेंड नहीं करता अगर तीसरा चार्ज पार्टिकल आ जाता है तो, बट नेट फोर्स on given charge particle is affected, वो अफेक्टेड होगा। उसमें नेट फोर्स जिस पर हम निकालते हैं कोई गिवन चार्ज पार्टिकल पर, तो उस पर नेट फोर्स जो होगा वो अफेक्टेड होगा ऑन द प्रेजेंस ऑफ अदर चार्ज पार्टिकल। तो वही बात है। तो चलिए मैथमेटिकली इसे समझने की कोशिश करते हैं। तो मान लो एक Q1 चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब हमें इसी चार्ज पार्टिकल पर फोर्स चाहिए। कौन सा फोर्स? नेट फोर्स चाहिए। तो सपोज करो कि एक Q2 चार्ज पार्टिकल यहाँ पे है, तो यहाँ पे अब फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा कि फोर्स ऑफ रिपल्सन लगेगा, ये मैं सोचता हूँ बताने की जरूरत नहीं, क्योंकि आप नेचर ऑफ चार्ज पार्टिकल से आपको पता चल जाएगा कि यहाँ पे फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा या फोर्स ऑफ रिपल्सन। तो यहाँ पे बोथ चार्ज पार्टिकल आर इन सेम नेचर, दैट मींस इट इज पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल, इट इज ऑल्सो पॉजिटिव चार्ज पार्टिकल। सो हियर फोर्स ऑफ रिपल्सन विल अकर। सपोज कीजिए कि इनका डिस्टेंस कितना दे दिया गया, मान लीजिए r12 दे दिया गया। इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर में मैं लिखा हूं, ठीक है, इन टर्म्स ऑफ पोजीशन वेक्टर। पोजीशन वेक्टर क्या है ये आपको अगर नहीं मालूम तो जस्ट गो थ्रू द एनसीईआरटी बुक ऑफ 11, तो वहां से आप एक बार रिव्यू करोगे तो आपको पता चल जाएगा क्या है पोजीशन वेक्टर। बाय द वे एक प्रॉब्लम आपको पोजीशन वेक्टर के टर्म में करा दूंगा, और ऑलरेडी मैंने पोजीशन वेक्टर के टर्म में भी आपको कूलम्स लॉ समझाया है। अगर ये नहीं देखा है तो जस्ट आपको सर्च करना पड़ेगा कूलम्स लॉ इन वेक्टर फॉर्म या कूलम्स लॉ पार्ट 1, और साथ में लगा देना है PPDRKJ या फिजिक्स पॉइंट दरभंगा, तो आपको लेक्चर मिल जाएगा, वहां से आप देख सकते हैं। तो चलिए देख लेते हैं। तो यहाँ पे आप कूलम्स लॉ के हेल्प से निकाल सकते हैं
फोर्स ऑफ रिपल्सन। सिमिलरली अगर एक Q3 चार्ज भी आ जाए तो, और इनका डिस्टेंस मान लीजिए R13 है, R13 है। चलिए मैंने मोड लगा दिया ताकि आपको कोई भी कंफ्यूजन ना हो। ये रहा अब डिस्टेंस, ये रहा अब डिस्टेंस, ठीक है। मान लीजिए एक Q4 चार्ज पार्टिकल आ जाए और इनका डिस्टेंस मान लीजिए R14 है, ठीक है, R14 है। तो आपसे पूछा गया क्या है, इस Q1 चार्ज पार्टिकल पर फोर्स कितना लगेगा, फोर्स कितना लगेगा। अब आपको देखना है ऑल द चार्ज पार्टिकल आर इन सेम नेचर। सो इस चार्ज पार्टिकल पर जो भी फोर्स लगेगा वो कौन सा फोर्स लगेगा, रिपल्सन फोर्स लगेगा। और सुपरपोजिशन प्रिंसिपल कहता क्या है, जब मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल हो, जब कूलम्स लॉ से आप नहीं सोल्व कर पाते हो, तो कूलम्स लॉ तो ओनली 2 चार्ज पार्टिकल पर काम करता है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के हेल्प से आप जब मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल हो तो आप इजीली नेट फोर्स निकाल सकते हैं। जैसे कि आपको यहां पे निकालना पड़ेगा इन दोनों के बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन। सपोज कीजिए F12 मिला और F12 इक्वल टू कितना होगा, तो F12 इक्वल टू होता है कि Q1 Q2 अपॉन R12 का Q। वेक्टर फॉर्म में लिख रहा हूं, वेक्टर फॉर्म में, तो वेक्टर फॉर्म में Q हो जाता है और यहां पे यूनिट वेक्टर, तो R12 का यूनिट वेक्टर, ठीक है। यूनिट वेक्टर क्या होता है, तो यूनिट वेक्टर जिनके पास ओनली डायरेक्शन हो टू रिप्रेजेंट फोर्स, क्योंकि फोर्स क्या है, एक वेक्टर क्वांटिटी है, तो मैग्नीट्यूड तो निकल जाता है, तो साथ साथ हमें डायरेक्शन भी चाहिए, तो इसीलिए हमने यूनिट वेक्टर का यूज करा। यूनिट वेक्टर है ओनली मैग्नीट्यूड 1, तो यूनिट वेक्टर है मैग्नीट्यूड 1 एंड इट्स डायरेक्शन। तो यूनिट वेक्टर इज यूज्ड टू रिप्रेजेंट द डायरेक्शन ऑफ दैट क्वांटिटी। तो यहाँ पे क्वांटिटी क्या है, फोर्स है। चलिए सिमिलरली F13 इक्वल टू क्या होगा, तो F13 इक्वल टू देखिए इनके बीच का फोर्स ऑफ रिपल्सन किधर लगेगा। अब ध्यान से देखिए, चलिए डायरेक्शन जैसे दूसरा कलर से मैं बनाने की कोशिश करता हूं, तो ध्यान से देखिए ये क्या हो जाएगा, अपना फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ इस तरफ लगेगा, तो F12। सिमिलरली F13 तो ये कुछ इधर लगेगा, F13, ये F14 ये इधर लगेगा 14, ठीक है। अब सारे को आपको ऐड करना है विद द हेल्प ऑफ पैरेललोग्राम लॉ या विद द हेल्प ऑफ ट्रिंगल लॉ के हेल्प से आपको सबको ऐड करना पड़ेगा। अब ट्रिंगल लॉ क्या है या पैरेललोग्राम लॉ क्या है, या इन दोनों लॉ से किसी भी वेक्टर को कैसे ऐड करते हैं, अगर ये भी नहीं जानते हैं तो आपको जस्ट एनसीईआरटी का बुक लेना पड़ेगा 11th का, और वहां से एक बार रिव्यू ले लीजिए तो आपको पता चल जाएगा क्या है पैरेललोग्राम लॉ और क्या है ट्रिंगल लॉ। बाय द वे इसके बारे में मैं ज्यादा डिस्कशन नहीं करूंगा, ये मैं मान के चलता हूं कि आपको आता होगा वेक्टर एडिशन। चलिए देख लेते हैं F13 इक्वल टू क्या होगा, तो K Q1 Q3 अपॉन R13 का Q इंटू R13 का यूनिट वेक्टर। अब क्या है, एक चौथा भी चार्ज पार्टिकल है, तो F14 इक्वल टू क्या होगा, K Q1 Q4 इंटू R14 का Q इंटू R14 का यूनिट वेक्टर। तो मैं एक बार कैमरे की पोजीशन देख लेता हूँ जस्ट फ्यू सेकेंड। जी हाँ आ रहा है। अब ध्यान से देखिए, तो हमें चाहिए क्या, नेट फोर्स चाहिए ऑन चार्ज पार्टिकल 1, नेट फोर्स चाहिए ऑन चार्ज पार्टिकल 1 चाहिए। तो क्या करना पड़ेगा, सुपरपोजिशन प्रिंसिपल लगा के हमें निकाल लेना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल क्या कहता है, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस, सम ऑफ ऑल द फोर्सेस। तो ये इक्वल टू क्या होगा, तो F12 प्लस F13 प्लस F14, यही आपका हो गया सुपरपोजिशन प्रिंसिपल से कैसे किसी गिवन चार्ज पार्टिकल पर हमें नेट फोर्स निकालना है। तो सुपरपोजिशन प्रिंसिपल के अकॉर्डिंग आप जब भी मोर देन 2 चार्ज पार्टिकल हो और एट दैट इंस्टेंट आपसे पूछा जाता है अगर किसी गिवन चार्ज पार्टिकल पर रेस्ट चार्ज पार्टिकल के द्वारा उस चार्ज पार्टिकल पर कितना फोर्स होगा, तो आपको सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अप्लाई करना है। तो कैसे सुपरपोजिशन अप्लाई करते हैं, तो यहां से आप समझ चुके हैं। तो अगर समझ चुके हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट, अदरवाइज आपको तो नोट PDF फॉर्मेट में डिस्क्रिप्शन बॉक्स के भीतर आपको मिल जाएगा। हो गया, मिटाऊं, चलिए अब चलते हैं विद द हेल्प ऑफ सुपरपोजिशन प्रिंसिपल अपन लोग कुछ
प्रॉब्लम की तरफ चलते हैं और देखते हैं सोल्व होता है कि नहीं होता है। तो चलिए एक प्रॉब्लम देख लेते हैं। मान लीजिए कि एक इक्विलेटरल ट्रायंगल दे दिया मैंने। इक्विलेटरल ट्रायंगल जानते हो, द ट्रायंगल इन विच ऑल द साइड लेंथ इज इक्वल। तो सपोज करो कि अगर ये लेंथ ए है तो ये भी लेंथ कितना होगा ए, और ये भी लेंथ कितना होगा ए होगा। एंड इन द वर्टिसेस ऑफ दिस ट्रायंगल अ चार्ज इज प्लेस्ड। तो मान लेते हैं कि ये ए है, ये क्या है बी है, ये क्या है सी है। तो अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन क्या है, यहाँ पर कुछ चार्ज प्लेस किया गया, यहाँ पे कुछ चार्ज प्लेस किया गया, यहाँ पे कुछ चार्ज प्लेस किया गया। हमने अभी चार्ज का नेचर सेम लिया है, हमने चार्ज का नेचर सेम लिया है एंड चार्ज का मैग्नीट्यूड भी सेम लिया है। समझने की कोशिश करना, यहाँ पे चार्ज कुछ भी हो सकता है, कुछ भी हो सकता है, चार्ज का मैग्नीट्यूड कुछ भी हो सकता है, या नेचर भी कुछ हो सकता है, पॉजिटिव हो सकता है या नेगेटिव हो सकता है। चलिए समझने की कोशिश करते हैं। अब क्वेश्चन पूछा गया है फाइंड द नेट फोर्स ऑन चार्ज। कौन सा चार्ज पे दे दूं, मान लीजिए सी पर मैंने दे दिया, ऑन चार्ज पार्टिकल सी, या ऑन चार्ज सी पर नेट फोर्स आपसे पूछा गया है। तो कैसे होगा, तो आप समझने की कोशिश करना। ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है, ये क्या है, पॉजिटिव चार्ज है। और पॉजिटिव में क्या होता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो ये क्या लगेगा, कुछ फोर्स इधर लगेगा, क्या बिल्कुल लगेगा। अब देखो क्या लगेगा, फोर्स एफ लगा, किस पर लगा, तो फोर्स ऑन सी पर लगा, फोर्स ऑन सी पर लगा। किसके द्वारा लगा, तो ए के द्वारा लगा, तो फोर्स ऑन सी बाय ए। तो वेक्टरली हमने फोर्स को रिप्रेजेंट करा, ठीक है। फिर इस चार्ज के कारण भी इस चार्ज पार्टिकल पर फोर्स लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं किधर लगेगा। तो ये चार्ज पॉजिटिव है, ये चार्ज पॉजिटिव है, तो पॉजिटिव में क्या लगता है, फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो क्या लगेगा, फोर्स कुछ इधर लगेगा मेरे हिसाब से। तो ये क्या हो गया, फोर्स ऑन सी, फोर्स ऑन सी बाय बी। तो चलिए ये हो गया। अब आप जानते हो ये कौन सा ट्रायंगल है, इक्विलेटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलेटरल ट्रायंगल का इन ईच वर्टिसेस कितना एंगल बनाता है, तो आप जानते हो एक ट्रायंगल मेक्स 180 डिग्री। तो एक ट्रायंगल कितना एंगल बनाता है, 180 डिग्री। और जब तीनों साइड बराबर हो तो ये एंगल भी कितना बनाता है, 60 डिग्री ईच वर्टिसेस पर। तो 60 डिग्री 60 डिग्री 60 डिग्री, अगर ये 60 डिग्री हुआ तो बाय क्रॉस एंगल से ये कितना होगा, ये भी आपका 60 डिग्री होगा। तो ये कितना हो गया आपका 60 डिग्री हो गया। चलिए अब अब चलिए FCB और FCA क्या क्या होगा वो अपन को फाइंड करना है। तो FCB इक्वल टू क्या होगा, तो FCB इक्वल टू क्या होता है, तो Q, कौन सा Q, तो इस चार्ज पार्टिकल पर जो चार्ज है, तो इस चार्ज पार्टिकल पर भी चार्ज Q है, तो Q B के द्वारा, तो B पर कौन सा चार्ज है, Q है। तो चलिए Q अपॉन R स्क्वायर, तो R के बदले में क्या अपन को डालना है, लेंथ कितना है, A दिया गया है, तो A स्क्वायर, और डायरेक्शन तो कुछ इधर होगा। चलिए ये रहा FCB, ठीक है। सिमिलरली FCA कितना होगा, तो FCA ध्यान से देखना कितना होगा। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है, Q, कौन सा Q, तो यहाँ पे जो Q है, तो यहाँ पे Q क्या है, तो Q है। किसके द्वारा लग रहा है, तो A के द्वारा, तो A पर कौन सा चार्ज है, Q, तो Q अपॉन R स्क्वायर, तो R क्या है, यहाँ से यहाँ का लेंथ A दिया गया है, तो A स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी सेम लग रहा है, तो कहने का मतलब अगर मैं इसे लेट F लेता हूँ तो ये भी F हो जाएगा क्या, दोनों क्वांटिटी जब सेम है और एक क्वांटिटी को मैंने F माना तो ये भी क्वांटिटी F हो जाएगा क्या, बिल्कुल होगा। सिमिलरली इस पे भी मैं फोर्स निकाल सकता हूँ, ध्यान से देखिए इस पे भी मैं फोर्स निकाल सकता हूँ। इस पर लग रहा है क्या, किसके द्वारा, तो इसके द्वारा लग रहा है, तो F ऑन B बाय C। ये हो गया आपका इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स। सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स किधर होगा, तो कुछ ये इधर होगा, सॉरी कुछ मैंने टेढ़ा कर दिया, ये इधर होगा। कितना होगा, तो F ऑन B किसके द्वारा, तो A के द्वारा, तो ऑन A। ये भी आप निकाल सकते हो, ये भी आप निकाल सकते हो। कैसे निकाल सकते हो, तो चलिए मैं ये भी बता देता हूं। क्या होगा, F ऑन B
G2C इक्वल टू क्या होगा, के क्यू। तो क्यू ऑफ बी कितना है, तो ये क्यू है। किसके कारण, तो सी के कारण लग रहा है, तो सी पर भी चार्ज कितना है, तो क्यू है, तो क्यू अपॉन डिस्टेंस कितना है इन दोनों के बीच का, तो डिस्टेंस ए है, तो ए स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एफ बी ड्यू टू ए इक्वल टू क्या होगा, तो के ऑन चार्ज बी, तो क्या है, क्यू है, बाय ए, तो ए के कारण क्या लग रहा है, तो क्यू अपॉन ए, लेंथ क्या है, तो ए दिया गया है, तो ए स्क्वायर। तो बाय द वे हमें ये पूछा नहीं गया है, हमें पूछा गया है नेट चार्ज ऑन सी, तो हमें वो करने की जरूरत नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। अब ये एक फोर्स इधर गया और एक फोर्स इधर गया। अब हमें पूछा क्या गया है, नेट फोर्स पूछा गया है ऑन सी पर। तो इस पर नेट फोर्स किधर होगा, जब आप वेक्टर में पढ़े होंगे वेक्टर एडिशन, तो जब एक फोर्स इधर लगता है या एक वेक्टर कुछ इधर है और दूसरा वेक्टर कुछ इधर है, तो एक वेक्टर क्या है, एफ मैंने माना है, तो ये भी कितना होगा, एफ होगा, और इन दोनों का एंगल कितना है, 60 दिया गया है, 60 बाय क्रॉस एंगल से। अब आप जानते हो जब दो वेक्टर हो उसका रिजल्टेंट कितना होगा, अगर दोनों वेक्टर इक्वली हो तो उनका रिजल्टेंट कुछ बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है, उनका रिजल्टेंट बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है। तो ये क्या हो गया अपना एफ नेट, किसके किसके कारण, तो इसके कारण और इसके कारण, यानी रिजल्टेंट फोर्स इन दोनों फोर्स के कारण ये हुआ। तो एफ नेट इक्वल टू क्या होता है, तो एफ नेट यानी ये निकालने का फॉर्मूला आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, तो एफ नेट इक्वल टू होता है अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 2 दिस थिंग कॉस ऑफ दिस एंगल। तो एफ स्क्वायर प्लस 2 एफ कॉस दिस एंगल 60। तो ये इक्वल टू क्या होगा, तो देखो एफ स्क्वायर यानी 2f स्क्वायर और ये 2f स्क्वायर, और cos 60 इक्वल टू क्या होता है, तो cos 60 इक्वल टू होता है 1/2 यानी हाफ। तो क्या हो जाएगा एफ स्क्वायर प्लस 2f स्क्वायर इंटू 1/2। तो ध्यान से देखिए ये 1/2 और ये 1/2 कैंसिल हो गया। अब जब मैं इसे कैलकुलेट करता हूं तो एफ नेट इक्वल टू कितना मिलता है, तो √3 इंटू एफ निकलता है। और f इक्वल टू क्या होता है, तो f इक्वल टू होता है k क्यू बाई ए स्क्वायर। तो इसको मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, √3 k क्यू अपॉन ए स्क्वायर, या ऐसे कह सकता हूं क्या, f नेट इक्वल टू √3 k क्यू स्क्वायर अपॉन ए स्क्वायर। ऐसे ही होगा क्या, √3 k क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। तो ये तो हो गया फोर्स हुआ, ये मैग्नीट्यूड हुआ। अब डायरेक्शन भी चाहिए, तो C से अब देखो इसका रिजल्टेंट कितना होता है, तो cos ये बाइसेक्ट करता हुआ निकलता है, तो रिजल्टेंट कितना होगा बाय 30 डिग्री पे, तो बाय 30 डिग्री। तो आप बोल सकते हो यानी ये क्या हो गया विथ, अगर मान लेते हैं यहाँ पे मैं कोऑर्डिनेट बना लेता हूँ, सपोज करो कि कोऑर्डिनेट बनाया, तो यहां से रिजल्टेंट आ गया, ये हुआ एफ नेट हुआ, ये एंगल कितना हो गया 30 डिग्री हुआ। तो अब क्या होगा, ध्यान से देखना, ये स्ट्रेट लाइन मेक्स, ये यहां से देखो, यहां से टोटल एंगल कितना बना था 360 डिग्री, तो यहां से यहां तक एंगल कितना हो गया आपका 360 माइनस 30 डिग्री, 360 माइनस 30 डिग्री, तो कितना हो गया 360 माइनस 30 डिग्री इक्वल टू 330 डिग्री। तो एंगल मेक्स 330 डिग्री विथ पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस, या ऐसे भी आप एंगल रिप्रेजेंट कर सकते हो बाइसेक्टिंग FCB एंड FCA। तो ऐसे मैं दे सकता हूं विथ 330 डिग्री इन पॉजिटिव ऑफ x एक्सिस के अकॉर्डिंग 330 डिग्री पर ये इतना वैल्यू आया। तो सिमिलरली अगर आपसे फोर्स पूछा जाता है ए चार्ज पार्टिकल पर कितना होगा या बी चार्ज पार्टिकल पर कितना होगा, तो आप इसी प्रोसेस के हेल्प से आगे बढ़कर इसे सोल्व कर सकते हैं। तो आपके लिए मैं कुछ इसी में होमवर्क छोड़ देता हूं, फाइंड एफ ए नेट एंड एफ बी नेट। तो सिमिलर
सिमिलरली यही प्रोसेस करना पड़ेगा आपको, सेम प्रोसेस करना पड़ेगा और आपको आंसर निकल जाएगा। तो उम्मीद करता हूं ये क्वेश्चन आप समझ गए होंगे और ये आप बना लेंगे। आगे बढ़ो, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। कॉपी करना है, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाओ। चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये। एक्चुअली आपका एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.7 सोल्व एग्जाम्पल का है। तो समझने की कोशिश करना, जस्ट प्रीवियस केस ही है। तो ये रहा आपका, मान लो इक्विलैटरल ट्रायंगल है। इक्विलैटरल ट्रायंगल कहने का मतलब ईच साइड का लेंथ इक्वल है। ये रहा मान लीजिए ए, ये बी, ये सी, ठीक है। मान लिया कि यहाँ पे चार्ज क्यू दिया गया है, यहाँ पे क्यू दिया गया और यहाँ पे माइनस क्यू दिया गया। ध्यान से देखना, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज। पूछा गया है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल ऑन चार्ज ए वर्टिसेज पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स आपसे पूछा गया है। तो ध्यान से देखिए, यहाँ पे माइनस और यहाँ पे प्लस है, तो क्या लगेगा? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन या फोर्स ऑफ रिपल्सन? तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो चलिए देख लेते हैं क्या लगेगा। इस पर पूछ रहा है तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन कुछ इधर लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? F ऑन A ड्यू टू C, ठीक है। सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा तो किधर फोर्स लगेगा? कुछ इधर लगेगा। F ऑन A ड्यू टू B, यही होगा क्या? बिल्कुल होगा। अब हमें चाहिए क्या? नेट फोर्स चाहिए। तो पहले ये फोर्स निकाल लेंगे, फिर ये फोर्स निकालेंगे और उसका रिजल्टेंट निकालेंगे। तो रिजल्टेंट किधर होगा? कुछ इधर होगा। तो ये फोर्स देख लेते हैं। एफ ए सी इक्वल टू क्या होगा? तो एफ ए सी इक्वल टू होता है के क्यू। तो क्यू ऑन ए पार्टिकल, तो क्यू का क्या है आपका? क्यू रखेंगे। अब यहाँ पे ध्यान देना, यहाँ पे माइनस क्यू नहीं डालेंगे क्योंकि मैंने ऑलरेडी डायरेक्शन शो कर दिया है, ऑलरेडी डायरेक्शन शो कर दिया है, तो आपको साइन रखने की जरूरत नहीं है। तो के क्यू बाय सी, तो बाय सी पर कौन सा चार्ज है? यहाँ पे भी क्यू है, तो के क्यू स्क्वायर बाय लेंथ, लेंथ कितना है? तो ए है, तो ए का स्क्वायर, ठीक है। सिमिलरली एफ ऑन ए ड्यू टू बी इक्वल टू क्या होगा? तो के क्यू ऑन ए कितना है? तो क्यू है क्यू बाय बी, तो इस पर क्या है? तो वहां पे भी क्यू ही है। अब लेंथ क्या है इनके बीच का डिस्टेंस? तो ए है, तो ए स्क्वायर। अब ध्यान से देखो, ये क्वांटिटी सेम लग रहा है, तो लेट एफ हमने मान लिया, ठीक है। दोनों को हमने एफ मान लिया। अब रिजल्टेंट क्या होगा? अब ध्यान, एक वेक्टर कुछ इस तरह हो और एक वेक्टर कुछ इस तरह हो और दोनों का एंगल कुछ 60 डिग्री दिया गया हो। कैसे 60 डिग्री? तो ये एक इक्विलैटरल ट्रायंगल है, इक्विलैटरल ट्रायंगल है। तो इक्विलैटरल ट्रायंगल का ईच वर्टिसेज पर एंगल कितना बनाता है? तो 60 डिग्री बनाता है। तो 60 डिग्री, ये क्या हुआ? F, हमने F मान लिया, तो ये भी कितना होगा? F। तो इसका रिजल्टेंट किधर होगा? तो रिजल्टेंट जानते हैं, जब दो इक्वल वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट क्या निकलता है? उनको बाइसेक्ट करते हुए जाता है। तो इनका रिजल्टेंट कुछ इधर होगा, F नेट इन दोनों का। और F नेट इक्वल टू कितना होता है? अंडर रूट ऑफ दिस स्क्वायर प्लस 2a, यानी दिस थिंग्स कॉस ऑफ दिस एंगल। तो एफ स्क्वायर प्लस 2f कॉस दिस एंगल, तो 60। सेम प्रीवियस फॉर्मूला अप्लाई करना है और प्रीवियस केस ही है, बस वहां पे रिपल्सन था, यहाँ पर अट्रैक्शन है। तो क्या हो गया? रूट 3f। f क्या हो गया? तो f के बदले में ये डाल दीजिए, यानी रूट 3 के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर, ठीक है। तो यही आपका एफ नेट हो गया। और इसका एंगल भी चाहिए क्योंकि ये फोर्स है, तो फोर्स के डायरेक्शन भी होते हैं। तो फोर्स का डायरेक्शन यहाँ पे क्या होगा? बाइसेक्टिंग बी एंड सी, बाइसेक्टिंग बी एंड सी। तो ये इधर आ गया एफ नेट। एफ नेट कुछ इधर आया जिसका वैल्यू ये हुआ और बाइसेक्टिंग करते हुए आया। किसको बाइसेक्टिंग करते हुए जाएगा? बी और सी को बाइसेक्टिंग करते हुए।
तो समझ गए क्या? अगर समझ गए तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया मिटाऊं? चलिए चलिए एक नेक्स्ट क्वेश्चन देख लेते हैं। इस बार एक स्क्वायर टाइप का प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो मान लेते हैं ये एक स्क्वायर है, ठीक है, जिसका लेंथ ए और ए दिया गया है, ठीक है। ये एक स्क्वायर है। मान लिया कि ये ए है, ये बी है, ये सी है, ये डी है, ठीक है। चलिए चार्ज भी दे देते हैं। यहाँ पे क्यू चार्जेस है, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे क्यू, यहाँ पे माइनस क्यू चार्जेस है, ठीक है। इस पे माइनस क्यू और ऑल वर्टिसेस पर पॉजिटिव चार्ज दिया गया है। आपसे पूछा जाता है फाइंड नेट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल डी पे जो चार्ज पार्टिकल है उस पर नेट फोर्स कितना होगा। तो चलिए सोल्व करने की कोशिश करते हैं, क्या होगा ध्यान से देखते हैं। ये पॉजिटिव चार्जेस है, ये निगेटिव चार्जेस है। तो पॉजिटिव और निगेटिव में क्या होता है? फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है। तो इस पर फोर्स किधर लगेगा? तो इस पर फोर्स मेरे हिसाब से कुछ इधर लगेगा, ठीक है। क्या लगेगा? F ऑन डी बाय ए, ठीक है। सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा कितना लगेगा? तो फोर्स कुछ इधर लगेगा, F ऑन डी बाय सी, ठीक है। सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा क्या लगेगा? फोर्स। तो इधर भी फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा। तो F ऑन डी बाय बी, तो ये फोर्स लगेगा कुछ इस कदर। बट अपन से पूछ रहा है नेट फोर्स ऑन दिस चार्ज पार्टिकल, तो क्या करेंगे? टोटल फोर्स कैलकुलेट कर लेंगे और वेक्टरली ऐड कर देंगे सुपरपोजिशन प्रिंसिपल को यूज करते हुए। तो चलिए देख लेते हैं एफ डी ए इक्वल टू क्या हुआ। तो फोर्स इक्वल टू क्या होता है? के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 कितना है? तो इस पर चार्ज कितना है? Q माइनस साइन नहीं लेंगे क्योंकि हमने डायरेक्शन ऑलरेडी शो कर दिया है। तो ओनली मैग्नीट्यूड लेंगे। तो के क्यू किसके द्वारा? तो ए के द्वारा। तो ए पर चार्ज क्या है? तो क्यू है। तो के क्यू स्क्वायर बाय लेंथ। तो लेंथ क्या है? यहां से यहां ए दिया गया है, तो ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए ये रहा एफ ऑन डी ड्यू टू सी। तो ड्यू टू सी कितना होगा? तो के क्यू इस पर कितना है? तो क्यू है। किसके द्वारा? तो सी के द्वारा। तो सी पर कितना चार्ज है? यहाँ पे भी क्यू है। तो के क्यू स्क्वायर बाय लेंथ कितना है? तो ए दिया गया है, तो ए स्क्वायर, ठीक है। चलिए अब एफ ऑन डी ड्यू टू बी इक्वल टू क्या होगा? तो के क्यू, इस पर क्यू कितना है? तो क्यू है। तो क्यू किसके द्वारा? तो इसके द्वारा। तो इस पर चार्ज कितना है? तो वहां पे भी क्यू है, बाय ए स्क्वायर। अब इसका ए कितना होगा? तो स्क्वायर का ये डायगोनल कितना होता है? तो स्क्वायर का डायगोनल होता है √2 इंटू साइड ऑफ लेंथ। तो साइड ऑफ लेंथ क्या है? ए, और ये कितना हो जाएगा? 2√a। तो क्या हो जाएगा? √2a का स्क्वायर। अब ध्यान से देखिए, हमें नेट फोर्स चाहिए, किस पर चाहिए? तो डी पर चाहिए। तो डी वेक्टर को हमने यहां पे रिप्रेजेंट करा, ठीक है। अब देखिए एक फोर्स कुछ इधर है, एक फोर्स कुछ इधर है। इधर कौन है? एफ डी ए है। इधर क्या है? एफ डी सी है, ठीक है। तो पहले चलिए इन दोनों का रिजल्टेंट देख लेते हैं। तो इन दोनों का रिजल्टेंट क्या होगा? तो ध्यान से देखिए, ये क्वांटिटी और ये क्वांटिटी मुझे लगता है कि सेम ही दोनों क्वांटिटी है। तो मान लेते हैं कि ये एफ लेट, दोनों को हमने एफ मान लिया दोनों सेम क्वांटिटी है, तो हमने दोनों को एफ मान लिया। तो इसका रिजल्टेंट किधर जाएगा? कुछ इधर जाएगा क्या? ध्यान से देखिए, एक वेक्टर इधर है और एक वेक्टर इधर है।
बाय एंगल 90 डिग्री। तो ध्यान से देखिए ये एफ नेट इक्वल टू कितना होगा, तो एफ नेट इक्वल टू क्या होगा, तो रिजल्टेंट फॉर्मूला पहले भी जानते थे, दिस स्क्वायर प्लस 2 इंटू दिस थिंग्स एंड कॉस ऑफ दिस एंगल। तो चलिए लिख लेते हैं दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू एफ स्क्वायर प्लस दिस स्क्वायर, तो दिस स्क्वायर इक्वल टू दिस स्क्वायर, तो एफ स्क्वायर प्लस 2 दिस थिंग्स एंड दिस थिंग्स, तो 2 इंटू इंटू कॉस ऑफ कितना, तो कॉस ऑफ दिस एंगल, तो कॉस ऑफ दिस एंगल, तो ये एंगल कितना है, तो 90 डिग्री, तो कॉस ऑफ 90 डिग्री, ठीक है। हाँ, अब इसे जब मैं कैलकुलेट करता हूं तो कितना होता है, ध्यान से देखिए, तो cos 90 इक्वल टू होता क्या है, तो cos 90 इक्वल टू 0 होता है, तो ये टर्म आपका कैंसिल हो गया, ये टर्म आपका 0 हो गया, तो ये कितना बचा, एफ स्क्वायर और एफ स्क्वायर, कहने का मतलब √2f मिला, एफ नेट इक्वल टू, तो एफ नेट इक्वल टू √2f। अब ध्यान से देखिए ये डी पॉइंट का हमने जब वेक्टरली यहाँ पे मैं रिजल्टेंट निकालूंगा तो अभी एफ नेट कितना मिला है मुझे, √2f, ठीक है। और एक वेक्टर तो एफ डी भी है इधर, एक फोर्स तो आपका एफ डी भी है, एफ डी, अरे बाबा डी और डीसी के कारण तो एफ नेट हमें √2f मिला, जो कि कुछ बाइसेक्ट करते हुए निकलता है। आप जानते हो जब दो इक्वल वेक्टर हो तो उसका रिजल्टेंट कुछ बाइसेक्टिंग करते हुए निकलता है, तो कुछ इधर निकला 45 डिग्री से, चाहे तो इधर से लोगे तो 45 डिग्री, या इधर से लोगे तो 45 डिग्री से निकला। और ये एफ डी भी कितना है, तो 45 डिग्री से निकला हुआ है, तो एफ डी भी 45 डिग्री से निकला गया है। तो एफ डी का वैल्यू क्या है, तो ये है। तो चलिए पुट कर देते हैं दोनों को वेक्टरली। अब देखिए ऐड जब वेक्टरली करेंगे तो दोनों एक ही डायरेक्शन में है, तो सिंपली सा ऐड कर देंगे, तो क्या हो जाएगा, रिजल्टेंट या एफ नेट ऑन जी इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो √2f प्लस एफ डी बी, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, √2f, एफ इक्वल टू क्या, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस एफ डी बी इक्वल टू क्या होगा, तो एफ डी बी, हाँ ये दिया गया है, तो के क्यू स्क्वायर अपॉन √2a का स्क्वायर। जब आप इसे ऐड करते हो तो क्या हो जाता है, ध्यान से देखिए, के क्यू स्क्वायर कॉमन हो गया और ए स्क्वायर भी दोनों में कॉमन हो गया, तो के क्यू स्क्वायर बाय ए स्क्वायर कॉमन ले लिया, तो इधर क्या बचा, √2 प्लस इधर क्या बचा, तो 1/2 बचा। जब √2 को स्क्वायर किया जाएगा तो 2 हो जाएगा ना, तो √2 ये वाला, और जब इसका स्क्वायर करेंगे तो √2 और का स्क्वायर, जब √2 को स्क्वायर करेंगे तो √2 और ए स्क्वायर को, ए को जब स्क्वायर करेंगे तो ए स्क्वायर तो हमने ऑलरेडी कॉमन ले लिया, तो ये आपका मिला रिजल्टेंट फोर्स ऑन चार्ज पार्टिकल डी। अब इसका एंगल किधर होगा, तो इसका एंगल होगा टुवार्ड्स द डायगोनल विथ बी, टुवार्ड्स बी डायगोनल, टुवार्ड्स बी डायगोनल के तरफ ये नेट फोर्स इधर ही जाता है ना कुछ। तो मुझे लगता है कि ये भी क्वेश्चन आप समझ गए होंगे, तो आपके लिए मैं कुछ होमवर्क छोड़ के जाऊंगा, तो अगर आप समझ गए होंगे तो ठीक है, जस्ट कॉपी कर लीजिए, हो गया। अब आपको कुछ क्वेश्चन में होमवर्क के लिए छोड़ देता हूं, तो आपको सोल्व करना है एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.6। एक ही क्वेश्चन है एनसीईआरटी में। फॉर मोर प्रैक्टिस के लिए आपको कुछ एचसी वर्मा का भी क्वेश्चन दे देता हूं, एचसी वर्मा का क्वेश्चन नंबर 29 चैप्टर का 16, 17 एंड 20 चैप्टर, ये रहा चैप्टर 29 का क्वेश्चन नंबर 16, 17 एंड 20, एनसीईआरटी का क्वेश्चन नंबर 1.6। अगर क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। और एचसी वर्मा का क्वेश्चन देखना है तो ये रहा क्वेश्चन।
देख लिए। अब चलिए कुछ और भी प्रैक्टिस के लिए आपको दे देता हूँ रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का। रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का आपको सॉल्व करना है चैप्टर नंबर 21 का चैप्टर नंबर 21 का 10, फिर 11, फिर क्वेश्चन नंबर आपका 12। जस्ट सोल्व कीजिएगा, ट्राई कीजिए, जरूर बनेगा। अगर आपने अच्छी तरीके से लेक्चर को देखा है तो बनेगा ही। अगर फिर भी अगर नहीं बनता है तो चैनल के अबाउट सेक्शन में कॉन्टैक्ट अस पर आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। चलिए ये क्वेश्चन भी आपको देखना है तो ये रहा क्वेश्चन। हो गया, चलिए तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाओ। चलिए अब चलिए पोजीशन वेक्टर को देखते हुए अपन लोग एक क्वेश्चन ले लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। इस टाइप के भी क्वेश्चन अक्सर आ जाया करते हैं, तो चलिए देख लेते हैं। एक चार्ज पार्टिकल है, मान लिया चार्ज पार्टिकल का नाम QA है। मैंने दे दिया, चलो इसका वैल्यू 5 माइक्रो कूलम दे दिया, ठीक है। पोजीशन वेक्टर के तौर पे दे देता हूं लेट 1 0 2, ठीक है। एक दूसरा चार्ज पार्टिकल दे दिया QA, जिसका मैग्नीट्यूड मैंने दे दिया 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। इनका पोजीशन वेक्टर मान लियो मैंने दे दियो 4 4 2। कहने का मतलब ये चार्ज पार्टिकल जो है किसी रेफरेंस के अकॉर्डिंग 1 0 2 में प्लेस करा गया है, एंड ये चार्ज पार्टिकल सेम रेफरेंस के अकॉर्डिंग 4 4 2 में है। फिर से समझना, एक्स एक्सिस से ये चार्ज पार्टिकल 1 के डिस्टेंस पर, y एक्सिस के अकॉर्डिंग 0 पर और z एक्सिस के अकॉर्डिंग 2 पर है। सिमिलरली वही रेफरेंस के अकॉर्डिंग ये चार्ज पार्टिकल 10 माइक्रो कूलम x के डायरेक्शन में 4 पर है, y के डायरेक्शन में 4 पे है और z के डायरेक्शन में 2 पे है। तो पूछा गया है फाइंड द फोर्स बिटवीन दिस चार्ज पार्टिकल एंड ऑल्सो फाइंड द फोर्स ऑफ FA एंड FB। कहने का मतलब आपसे एक बार फोर्स पूछा गया है और दूसरी बार आपसे पूछा गया है फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल A एंड फोर्स ऑफ चार्ज पार्टिकल B। मतलब आपसे डायरेक्शन भी पूछा गया है दूसरी क्वेश्चन में। तो चलिए देख लेते हैं कैसे होगा। तो मान लिया, ध्यान से देखियो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो मान लिया कि ये आपका QA है और यहाँ पे मान लिया मैंने QB चार्ज पार्टिकल है, ठीक है। अब इनके बीच का डिस्टेंस नहीं दिया गया है, बट आपका पोजीशन वेक्टर के फॉर्म में दे दिया गया है। तो ये चार्ज पार्टिकल का पोजीशन कितना है 1 0 2। ये चार्ज पार्टिकल का पोजीशन वेक्टर कितने हैं 4 4 2। हाँ, ये चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितना है 5 माइक्रो कूलम। इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज कितने हैं 10 माइक्रो कूलम, ठीक है। अब माइक्रो मीन्स क्या होता है, तो माइक्रो मीन्स होता है 10 टू द पावर -6। तो ये आप ऑलरेडी 11th में ही पढ़े होंगे, 10 का ऑर्डर में आपने पढ़ा होगा। चैप्टर नंबर NCERT के अकॉर्डिंग 2 में आप इसे पढ़े होंगे। तो चलिए देख लेते हैं क्या है। तो अब ध्यान से देखियो, ये पॉजिटिव नेचर का है और ये भी पॉजिटिव नेचर का है। तो पॉजिटिव पॉजिटिव में क्या लगता है फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो चलिए फोर्स कुछ इधर लगा, मैं अगर इसे लाइन से ज्वाइन कर देता हूं, अगर लाइन से ज्वाइन कर देता हूं तो इधर लगा फोर्स, इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा कुछ इधर फोर्स लगा और इस चार्ज पार्टिकल पर इस चार्ज पार्टिकल के द्वारा फोर्स कुछ इधर लगा। तो एक बार आपसे पूछा जाता है ये क्या हो गया F ऑन B ड्यू टू A, ये क्या हो गया F ऑन A ड्यू टू B। तो एक बार क्वेश्चन में आपसे ये पूछा गया है फाइंड FAB इक्वल टू FBA। ये तो आप न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग इस पर जितने फोर्स ये चार्ज पार्टिकल लगाएगा, सिमिलरली इस चार्ज पार्टिकल पर ये चार्ज पार्टिकल भी उतने ही फोर्स लगाएगा। तो वो फोर्स का मैग्नीट्यूड पूछ रहा है कितने हुआ, ठीक है। दूसरा क्वेश्चन आपसे पूछ रहा है फाइंड FAB एंड FBA। इस बार आपसे फोर्स भी पूछा है और डायरेक्शन भी पूछा है। तो
तो चलिए पहले देख लेते हैं क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं। मुझे लगता है फोर्स इक्वल टू होता है, चलिए एफ ए बी पहले निकाल लेते हैं, ठीक है। एफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो एफ ए बी इक्वल टू के क्यू ए क्यू बी अपॉन आर। मान लेते हैं कि R1 वेक्टर है, यानी पोजीशन R1 है, ये पोजीशन R2 है, तो पोजीशन 2 माइनस पोजीशन 1, ठीक है। हाँ, ये हो गया आपका Q। चलिए पहले स्केलर फॉर्म में ही निकाल लेते हैं, पहले स्केलर फॉर्म में निकाल लेते हैं। तो ये क्या हो गया, स्क्वायर हो गया, ठीक है। हाँ बिल्कुल सही है। अब क्या करना पड़ेगा, तो k का वैल्यू क्या होता है, तो k का वैल्यू आपने ऑलरेडी रट्टा मारा हुआ है, 9 इंटू 10 टू द पावर 9। QA का वैल्यू कितना होता है, तो QA इक्वल टू 5 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। QB इक्वल टू क्या है, तो QB इक्वल टू है 10 इंटू 10 टू द पावर माइनस 6। माइक्रो का मतलब होता है 10 टू द पावर माइनस 6, ठीक है। अब R2 माइनस R1 क्या होगा, तो पोजीशन वेक्टर आपने ऑलरेडी पढ़ा होगा, 20 माइनस दिस x एक्सिस में जो है, तो फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल माइनस इनिशियल y एक्सिस का, फाइनल माइनस इनिशियल z एक्सिस का। तो क्या करेंगे, तो 4 में से 1 गया तो क्या हो गया, अरे बाबा ऐसे लिखना, ये आप ऐसे भी लिख सकते हो कि क्यू ए क्यू बी इंटू डेल्टा ऑफ आर का स्क्वायर। तो डेल्टा आर इक्वल टू क्या होता है, तो डेल्टा आर इक्वल टू आपका, सॉरी आर इक्वल टू क्या होता है, तो आर इक्वल टू आपका होता है डेल्टा एक्स स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर प्लस डेल्टा जेड स्क्वायर, ठीक है। डेल्टा एक्स इक्वल टू कितना होगा, तो डेल्टा एक्स इक्वल टू देखो, 4 में से 1 गया तो कितने बचा, 3, तो 3 का स्क्वायर प्लस डेल्टा वाई स्क्वायर, तो 4 में से 0 गया तो कितने बचा, 4 स्क्वायर, डेल्टा जेड, तो 2 में से 2 गया तो 0 स्क्वायर, ये कितने हो गया, 3 स्क्वायर इक्वल टू 9, ये 4 स्क्वायर इक्वल टू 16, तो 9 प्लस 16 इक्वल टू 25 और रूट ऑफ 25 इक्वल टू 5। ये आपका r का वैल्यू कितना हो गया, 5 आया, तो ठीक है। तो 5 ये r आया, तो यहाँ पे क्या दे सकते हैं, r स्क्वायर। कहने का मतलब यहाँ पे 5 का स्क्वायर डाल सकते हैं क्या, बिल्कुल। तो आप कैलकुलेट करो तो देखो तो कितने हो जाता है, 5 10 जा 50, 50 इंटू 9 तो कितना हो गया, 450 इंटू 10 टू द पावर 9 और 6 6 12, तो ये माइनस 12 और प्लस 3 प्लस 9, तो माइनस 12 प्लस 9 अपॉन 5 5 जा 25, ठीक है। एकदम सही है, हाँ एकदम सही है। अब 25 से इसको क्रॉस करो तो कितना हो गया, 18, 25 जा 450, हाँ तो ये आपका कितना हो गया, 18 इंटू 10 टू द पावर, ये कितना हो गया, -3 न्यूटन। तो कहने का मतलब एफ ए बी इक्वल टू एफ बी ए इक्वल टू 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। ये तो एक क्वेश्चन आपका सोल्व हो चुका। चलिए दूसरा क्वेश्चन देख लेते हैं, कहाँ पे, यहाँ पे समझाऊं क्या, चलिए देख लेते हैं। तो एफ ए बी, तो एफ ए बी इक्वल टू क्या होगा, थोड़ा सा और स्पेस ले लेते हैं। तो एफ ए बी है, तो एफ ए बी इक्वल टू क्या होता है, तो के क्यू ए क्यू बी अपॉन R2 माइनस R1 का होल क्यूब इंटू R2 माइनस R1। यही होता है क्या, बिल्कुल यही होता है, ये वेक्टर फॉर्म में एकदम सही है। तो चलिए करके देख लेते हैं कितने होता है। ये हो गया 9 इंटू 10 टू द पावर 9, क्यू ए कितने हैं, 5 माइक्रोकूलम, 5 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू 10 माइक्रोकूलम, तो 10 इंटू 10 टू द पावर -6 इंटू R2, तो R2 वेक्टर माइनस R1 वेक्टर, तो R2 कितने हैं, तो 4 में से 1 गया तो कितने बचा, 3 आई कैप, ठीक है, 3 आई कैप। 4 में से 0 गया तो कितने बचा, 4 में से 0 गया तो 4 जे कैप। 2 में से 2 गया तो कितने बचा, 0 के कैप। एकदम सही, डिवाइडेड बाय
R2 माइनस R1 का क्यूब। तो R2 माइनस R1 का क्यूब कितने होगा? 2 माइनस R1 आप ऑलरेडी निकाल चुके हैं, 5 होता है। R2 माइनस R1 इक्वल टू कितना निकला? 5 होता है। उसका स्क्वायर करा था ना, तो स्क्वायर करा था, तो ये वैल्यू कितना होता है? 5 निकाला आपने 5 निकाला, तो 5 का क्यू करना पड़ेगा, यहाँ पे क्यू है तो क्यू हमने करा, तो ये सॉरी, तो ये कितने हो जाएगा? अब ध्यान से देखो, 5 इंटू 10 50, 50 एंड 9, यानी 9 इंटू 50 इंटू 10 टू द पावर 9, यानी ये हो गया -3 अपॉन ये कितने हो गया? 125, 5 5 जा 25 इंटू 5 यानी 125। अब ध्यान से देखियो, ये इससे और इससे कैंसिल करते हैं तो कितना आता है? देखो 25 से कैंसिल करो तो 25 जा 125 और 22 जा, ठीक है, ये कितने हो गया? 9 2 जा 18, 18 डिवाइडेड बाय 5 तो कितने हो गया? 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3i कैप प्लस 4j कैप, ये आपका FAB हो गया, FAB आंसर। आपसे FBA भी पूछा है तो FBA भी आप डायरेक्टली ऐसे लिख सकते हो, FBA इक्वल टू माइनस ऑफ FAB बाय न्यूटन थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग, तो क्या हो जाएगा? -3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3i प्लस 4j, आप ऐसे लिख सकते हो, ये भी आंसर हो गया। अब पूछोगे कि ये कैसे आया, तो इसका भी मैं प्रूफ दे देता हूं। कहां दे दूं? चलिए यहां देने की कोशिश करता हूं, यहां पे समझा देता हूं। FBA, तो FBA इक्वल टू क्या होता है? तो K Q, तो पहले तो ये क्वांटिटी डायरेक्ट डाल दो, ये क्वांटिटी इक्वल टू कितना आया? तो ये क्वांटिटी इक्वल टू आया आपका 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3, डायरेक्ट डाल दो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। यहां पे आपका क्या हो जाएगा? यहां पे आपका हो जाएगा R1 वेक्टर माइनस R2 वेक्टर, यही होगा ना। इस बार ये माइनस ये, पिछली बार क्या हुआ था? 10 माइनस 10, इस बार क्या होगा? तो 10 माइनस 10। अरे बाबा FBA निकालना है ना, तो फाइनल माइनस इनिशियल, तो वही तो कर रहा हूं। तो ध्यान से देखियो, 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3। R1 फैक्टर कितना है? तो 1 माइनस 4 इक्वल टू क्या हो गया? तो -3 आई कैप हुआ, -3 आई कैप, ठीक है। 0 में से 4 गया तो कितने हो गया? -4, तो -4j कैप प्लस 2 में से 2 माइनस 2 इक्वल टू कितना हो गया? 0 के कैप। तो ये तो लिखने की जरूरत नहीं, तो चलिए मिटा देते हैं। अब ध्यान से देखिए, दोनों में माइनस है तो माइनस कॉमन ले लीजिए, तो 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 3i प्लस 4j, ऐसे ही लिख सकता हूं क्या? तो मैटर तो सेम ही रहा ना। देखो यहां से भी आपका प्रूफ हो चुका, तो प्रूफ हो गया ना। तो मैं एक बार कैमरे की पोजीशन देख लेता हूं, 1 मिनट। जी हाँ, आ रहा है। चलिए अब देखिए, अगर आप पूछोगे कि FBA का वैल्यू इतना आया, FAB का वैल्यू इतना आया, और यहाँ पे तो आपने 18 इंटू 10 टू द पावर 3 करा है, तो ये कैसे आया? अगर मैं स्केलरली लेता हूं तो ये तो वैल्यू कुछ अलग है। तो अब देखो 4 और 3, ये क्या है आपका? 4 और 3 ये क्या है आपका? पोजीशन वेक्टर के तौर पर दिया गया है। जब इसे आप एक वेक्टर के फॉर्म में लिखोगे तो ये क्या हो जाएगा? 4 और 3 का, यानी जब ये पोजीशन वेक्टर ये हो गया R, जब निकालोगे तो 4 3 का क्या हो जाता है? R। जब R इक्वल टू क्या दिया गया है? 3i प्लस 4j दिया गया है। तो जब R इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका? मैग्नीट्यूड ऑफ R इक्वल टू क्या हो जाता है? तो 3 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 इक्वल टू क्या हो जाएगा? 5 हो जाएगा। ये R वेक्टर में है तो मैग्नीट्यूड चाहिए तो 5 हो गया। तो जब 5 को इससे मल्टीप्लाई करते हो तो देखो तो कितने आता है? 5 को मल्टीप्लाई करते हैं 3.6 इंटू 10 टू द पावर -3 इंटू 5 मल्टीप्लाई करो तो कितने होता है? तो 6 5 जा 30, कैरी 3 और 5 3 जा 15 और कैरी था 3, तो 15 3 18, तो 18।
1 पॉइंट पर डेसिमल था तो 1 पॉइंट पर डेसिमल इंटू 10 टू द पावर -3, तो डेसिमल उड़ा दो तो क्या हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर -3। माइनस में था तो मोड लगा दिया तो क्या हो गया 18 इंटू 10 टू द पावर -3 न्यूटन। वही तो मैटर रहा ना, वही मैटर रहा। जब स्केलरली में आप स्केलर फॉर्म में इतना न्यूटन लगा, वेक्टर फॉर्म में इतना न्यूटन लगा, तो उम्मीद करता हूं आप ये क्वेश्चन समझ गए होंगे। समझ गए हैं तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। 1 मिनट इस पर मैं आपको कुछ एक होमवर्क छोड़ के जाऊंगा। एक्चुअली में इस टाइप का क्वेश्चन आपके लिए एनसीईआरटी में नहीं है, ना ही आपका एचसी वर्मा में है, तो आपके लिए एक होमवर्क छोड़ के जाता हूं रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर से। सोल्व क्वेश्चन नंबर 21 चैप्टर का 60, 61 एंड 62 रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का। रेसनिक, हेलिडे एंड वॉकर का क्वेश्चन नंबर 60, 61 एंड 62 आपको सोल्व करना है। क्वेश्चन चाहिए तो ये रहा क्वेश्चन। हो गया आपको, देख लिए यहां इस क्वेश्चन में आपको 2D में दिया गया है, हमने आपको 3D में बताया है। कहने का मतलब 3 एक्सिस में बताया, एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस एंड जेड एक्सिस, बट यहां पे भी आपका 2 एक्सिस में दिया गया है, एक्स एक्सिस एंड वाई एक्सिस के ऊपर। तो आप ये 3 क्वेश्चन सोल्व कीजिए। अगर प्रॉब्लम होता है तो अबाउट सेक्शन में मेरा कॉन्टैक्ट करने का मेथड दिया गया है, तो वहां से आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। तो चलिए जस्ट इसे टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया मिट आउट। चलिए अब चलिए एक और क्वेश्चन देख लेते हैं, बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। क्वेश्चन क्या कहता है, पहले डायग्राम के अकॉर्डिंग समझने की कोशिश करना। ये मान लीजिए कि एक माइनस क्यू चार्जेस है, ठीक है, माइनस क्यू चार्जेस है। इस माइनस क्यू चार्ज से आर डिस्टेंस पर, सपोज करो कि आर डिस्टेंस पर एक पॉजिटिव क्यू चार्जेस है जिसका मास m दिया गया है, ठीक है। माइनस क्यू चार्जेस से आर डिस्टेंस पर एक चार्ज दिया गया है जिनका चार्ज q है और मास m है। ये चार्ज पार्टिकल मूव करता है विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी, विथ अ कांस्टेंट वेलोसिटी इन सर्कुलर पाथ, इन सर्कुलर पाथ मूव करता है, ठीक है। ये मूव करता है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी। अब आपसे पूछ रहा है एक रिवॉल्यूशन लगाने में, इन अ 1 रिवॉल्यूशन, इस चार्ज पार्टिकल को लगाने में टाइम पीरियड कितने लगा, यानी व्हाट इज द टाइम पीरियड टेकन बाय दिस चार्ज पार्टिकल इन अ 1 रिवॉल्यूशन when this charge particle is moving with a constant velocity v and radius of this charge particle or radius of this charge particle for this circle is या for this orbital is r। तो चलिए देख लेते हैं कैसे बनाएंगे। तो आप जानते हो ये माइनस चार्ज है और ये पॉजिटिव चार्ज है, तो माइनस प्लस के बीच में आपको क्या लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स। क्या लगता है, एट्रैक्टिव फोर्स। तो यहां पे आपको कौन सा फोर्स लगेगा, एट्रैक्टिव फोर्स। तो एफ ई, ठीक है, एफ ई, एफ ई लगा, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। अब ध्यान से देखिए ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है विथ कांस्टेंट वेलोसिटी से, तो जैसे ही मूव कर रहा है ये चार्ज पार्टिकल क्या कर रहा है, मूव कर रहा है। अब ये जो चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है तो ये चार्ज पार्टिकल छोड़ के नहीं जा रहा है इस पाथ को, तो दैट मींस दिस चार्ज पार्टिकल इज मेकिंग अ सर्कुलर पाथ विद द हेल्प ऑफ सेंट्रीपिटल फोर्स टू बैलेंस दिस इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो देयर मस्ट बी a relation between Fe and Fc where Fc is centripetal force, तो Fc equal to Fe होना चाहिए। तो चलिए देख लेते हैं क्वेश्चन क्या है, फाइंड द टाइम पीरियड, फाइंड द टाइम पीरियड ऑफ दिस चार्ज पार्टिकल in single rotation, single rotation, single rotation या revolution when charge particle is moving, when this charge particle is moving with constant velocity v, constant velocity v
अगर कांस्टेंट वेलोसिटी v से मूव कर रहा है तो टाइम पीरियड निकालें इन सिंगल रोटेशन में। समझ में आया क्वेश्चन? तो अब ध्यान से देखिए, इन दोनों के बीच में तो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लग रहा है, तो सॉल्यूशन में कुछ इस प्रकार कर सकता हूं क्या, न्यूटन्स के लॉ ऑफ मोशन अगर मैं लगाता हूं तो न्यूटन्स का लॉ ऑफ मोशन क्या कहता है, समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू एम ए, यानी समेशन ऑफ ऑल द फोर्सेस इक्वल टू एम ए। ठीक है, तो फोर्सेस क्या क्या है, तो फोर्सेस आपका एफ ई है इक्वल टू एम ए। अब ध्यान से देखिए, सर्कुलर पाथ बना रहा है, तो सर्कुलर पाथ बना रहा है तो वहां पे ये इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कौन फोर्स बैलेंस कर रहा है, सेंट्रीपिटल फोर्स बैलेंस कर रहा है। और सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या होता है आपका एम वी स्क्वायर अपॉन आर, या ऐसे में कह सकता हूं तो इलेक्ट्रिकल फोर्स या इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स इक्वल टू क्या होता है के क्यू, तो इसका क्यू तो के क्यू अपॉन आर स्क्वायर इक्वल टू एम ए इक्वल टू क्या होता है, तो वी स्क्वायर बाय आर, या सेंट्रीपिटल फोर्स इक्वल टू क्या हो जाता है, तो एम वी स्क्वायर बाय आर, तो इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए, एक आर से यहां पे स्क्वायर कैंसिल हो गया। अब मैं ऐसे कर सकता हूं क्या, अगर मैं वी स्क्वायर इक्वल टू क्या हो जाएगा आपका, वी स्क्वायर अगर एक साइड में रखता हूं तो आर एम पहले तो हो जाएगा के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम। मुझे चाहिए क्या, तो मुझे चाहिए v चाहिए, तो v इक्वल टू क्या हो जाएगा, तो v इक्वल टू अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम। तो ये हो गया अपना वेलोसिटी हो गया। चलिए वेलोसिटी से, यानी इस वेलोसिटी से ये चार्ज पार्टिकल मूव कर रहा है। अब ध्यान से देखिए, हमें वेलोसिटी मिल चुका है। अब आप जानते हो वेलोसिटी इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो वेलोसिटी इनटू टाइम या स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, तो डिस्टेंस होता है। अरे बाबा, स्पीड इनटू टाइम इक्वल टू क्या होता है, डिस्टेंस होता है। तो वेलोसिटी था तो मैंने इसका मैग्नीट्यूड 1 ले लिया है क्योंकि मुझे टाइम चाहिए, तो ये तो वेलोसिटी है तो मैग्नीट्यूड ले लीजिए। तो अब तो स्पीड निकल चुका है ना, तो क्या हो गया, अंडर रूट ऑफ के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम इंटू टाइम पीरियड को मैं टी लिख सकता हूं क्या, टाइम पीरियड टी इक्वल टू डिस्टेंस इक्वल टू क्या होगा, तो पूछ क्या रहा है, इन अ सिंगल रोटेशन, तो एक रोटेशन करने में इस चार्ज पार्टिकल को कितना डिस्टेंस ट्रेवल करना पड़ा। तो जब इसका रेडियस r है तो डिस्टेंस इक्वल टू क्या हो जाएगा, सरकमफेरेंस ऑफ दिस सर्कल एंड सरकमफेरेंस इक्वल टू क्या होता है, 2 पाई r, क्या होता है 2 पाई r। चलिए अपन को चाहिए क्या, t चाहिए, तो t को एक साइड में रखिए, t इक्वल टू क्या हो जाएगा 2 पाई r अपॉन दिस थिंग्स अपॉन के क्यू स्क्वायर अपॉन आर एम, या ऐसे कर सकता हूं क्या, t इक्वल टू 2 पाई r इंटू आर एम अपॉन के क्यू स्क्वायर। जस्ट रिवर्स कर दिया क्योंकि ये डिनोमिनेटर में था, हमने इसीलिए रिवर्स कर दिया। तो दिस इज द टाइम पीरियड टेकन बाय दिस चार्ज पार्टिकल टू कंप्लीट 1 रोटेशन। ये टाइम लगेगा इस चार्ज पार्टिकल को एक चक्कर लगाने में। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। इसके बाद में नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ बढ़ता हूं, वो भी बहुत इंपॉर्टेंट है। तो लास्ट 2 क्वेश्चन करूंगा, इसके बाद लेक्चर को एंड करूंगा। तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं? चलिए अब चलिए क्वेश्चन देखते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है। तो क्या है क्वेश्चन, तो पहले लिख देता हूं क्वेश्चन। 2 चार्ज बॉडी है जिसका मास आपको दे दिया गया है, मान लीजिए मैंने 20 ग्राम दे दिया। 2 पार्टिकल ऑफ मास 20 ग्राम ईच। 2 पार्टिकल दिया गया है जिसका मान लीजिए वेट दे दी, जिसका मास आपको 20 ग्राम दे दिया गया है, एंड चार्ज आपको दे दिया गया मान लीजिए 5 माइक्रो कूलम ईच। ठीक है, 2 पार्टिकल है,
दोनों का मास 20 ग्राम एंड दोनों का चार्ज 5 माइक्रो कूलम आर प्लेस्ड इन अ हॉरिजेंटल सरफेस, आर प्लेस्ड इन अ हॉरिजेंटल सरफेस पे रखा गया। ठीक है, अब वो सरफेस थोड़ा सा रफली है तो पूछ रहा है फाइंड द मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन बिटवीन द सरफेस एंड चार्ज पार्टिकल सच दैट दिस चार्ज पार्टिकल शुड बी इन रेस्ट कंडीशन। फाइंड मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ friction such that charge particle remain in rest and ये जो चार्ज पार्टिकल का जो दो चार्ज पार्टिकल था उनका सेपरेशन अगर 10 सेंटीमीटर दे दिया गया है तब इफ सेपरेशन बिटवीन चार्ज पार्टिकल इज 10 सेंटीमीटर अगर दे दिया गया हो, और फॉर इजियर कैलकुलेशन के लिए टेक जी का वैल्यू 10 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर। इजी कैलकुलेशन के लिए आपको बोला गया है जी का वैल्यू 10 रख सकते हो, कोई प्रॉब्लम नहीं। तो चलिए देख लेते हैं। क्वेश्चन आपको समझ में आया? क्वेश्चन में समझा रहा हूं, दो चार्ज पार्टिकल है, दोनों का मास आपको 20 ग्राम दिया गया है। एक चार्ज बॉडी ये है, एक चार्ज बॉडी ये है, इसका भी मास और इसका भी मास, दोनों का मास आपको 20 ग्राम दिया गया है। दोनों का सेपरेशन आपको दे दिया गया है 10 सेंटीमीटर। ठीक है, अब ये दोनों चार्ज बॉडी का चार्ज आपको दे दिया गया है 5 माइक्रो कूलम। ठीक है, दोनों सेम नेचर का है तो ये दोनों रिपल्सन होंगे, इन दोनों में रिपल्सन होगा। तो इस सिस्टम को एक हॉरिजॉन्टल प्लेन पे रखा गया है, रफ प्लेन है, तो पूछ रहा है कि मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होगा सच दैट दिस चार्ज बॉडी रिमेन इन रेस्ट। तो देख लेते हैं कैसे सोल्व करेंगे। सपोज करो कि ये एक प्लेन है जिस पर एक चार्ज बॉडी है यहाँ पे जिसका मास 20 ग्राम है gm, यहाँ पे भी एक चार्ज बॉडी है जिसका मास 20 ग्राम है, चार्ज 5 माइक्रो कूलम है, 5 माइक्रो कूलम है। सेपरेशन आपका दिया गया है कितना? 10 सेंटीमीटर। ठीक है, तो अब देखिए ये पॉजिटिव, तो क्या करेगा? यहाँ पे रिपल्सन होगा। क्या होगा? रिपल्सन होगा। तो ये बॉडी इस बॉडी पर इस बॉडी के द्वारा फोर्स ऑफ रिपल्सन कुछ इधर लगेगा। तो चलिए F मान लेते हैं, F1 मान लेते हैं। इस बॉडी पर इस बॉडी के द्वारा फोर्स कुछ इधर लगेगा। चलिए इसे F1 भी मान लेते हैं क्योंकि दोनों फोर्स बराबर होंगे बट डायरेक्शन अपोजिट होगा। अकॉर्डिंग टू न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग एक्शन रिएक्शन पेयर इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स ओबे एक्शन रिएक्शन। तो क्या होगा? ध्यान से देखिए, चार्ज शुड बी इन रेस्ट कंडीशन। तो चार्ज शुड बी इन रेस्ट कंडीशन तो क्या होना चाहिए? इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स जो होना चाहिए चाहे तो इक्वल होना चाहिए या लेस देन होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से। तो अभी देखिए ये बॉडी अगर इधर मूव करता है तो फ्रिक्शन फोर्स का कुछ डायरेक्शन इधर होना चाहिए, और मैंने फ्रिक्शन फोर्स को चलो एफ से डिनोट करा। ठीक है, तो ये बॉडी रहे किस में? ये बॉडी आपको रहे किस में? रेस्ट में रहे। तो रेस्ट में रहने के लिए एफ ही शुड बी लेस देन और इक्वल टू ऑफ एफ छोटा होना चाहिए फ्रिक्शन फोर्स से। और एफ इक्वल टू क्या होता है? तो एफ इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। तो के Q1 क्या होगा? तो Q1 दिस थिंग्स 5 इंटू 10 टू द पावर -6। Q2 कितना होगा? तो ये तो 5 इंटू 10 टू द पावर -6 के Q1 Q2 अपॉन आर स्क्वायर। आर कितना है? 10 सेंटीमीटर।
तो यहाँ पे 10 सेंटीमीटर नहीं चलेगा क्योंकि दिस इज इन CGS सिस्टम, वी हैव टू फर्स्ट कन्वर्ट इन SI सिस्टम। चलिए कन्वर्ट कर लेते हैं, 10 × 10⁻² मीटर का स्क्वायर। समझ में आया? तो ये अपना हो गया SI यूनिट में। ये लेस देन होना चाहिए या इक्वल होना चाहिए किसके बराबर? तो फ्रिक्शन फोर्स। तो फ्रिक्शन फोर्स इक्वल टू क्या होता है? तो आपने ऑलरेडी 11th में पढ़ा होगा, μmg, μmg, ठीक है, μmg। तो μmg, चलिए कहाँ पे सोल्व कर लेते हैं, एक लाइन इधर ही बढ़ते हैं। k का वैल्यू क्या होता है? तो 9 × 10⁻9, 9 × 10⁻9 इंटू ये कितना हो गया, 5 5 जा 25, 25 × 10⁻, कितना हो गया, -12 अपॉन ये कितना हो गया, 10 10 जा 100 × 10⁻, कितना हो गया, -4, लेस देन और इक्वल टू कितना हो जाएगा? तो म्यू रहेगा। m कितना है? तो m आपका 20 ग्राम है। तो 20 को kg में कन्वर्ट कर लीजिए तो क्या हो जाएगा, 20 × 10⁻³ kg। अब g को क्या यूज करने के लिए बोला है? इजी कैलकुलेशन के लिए 10 यूज करने को बोला है। तो चलिए 10 अपन लोग यूज कर लेते हैं। अब अपन को चाहिए क्या? तो अपन को म्यू का मिनिमम वैल्यू चाहिए। तो म्यू रहने दीजिए इस साइड और रेस्ट थिंग्स को भेज दीजिए दूसरी साइड। तो क्या हो जाएगा मेरे हिसाब से कुछ 9 × 10⁻9 × 25 × 10⁻12, 25 × 10⁻12 अपॉन 100 × 10⁻⁴, 100 × 10⁻⁴ इंटू ये इधर आएगा तो 20 × 10 यानी 200 × 10⁻⁻3, 200 × 10⁻⁻3 इक्वल टू और लेस देन म्यू। ठीक है, इसे कैलकुलेशन जब करते हैं तो क्या हो जाता है? तो मैं मोबाइल का यूज करूंगा। कितना हो जाता है? 9 × 25 डिवाइडेड बाय 200 × 100 × 10⁻⁻7। ऊपर में गया तो ये, ऊपर में गया तो +7। तो कहने का मतलब 0.11 × 10⁻⁻, +4, 0.11 × 10⁻⁴। यूनिट तो कुछ होता नहीं है क्योंकि कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन यूनिट लेस है। तो ये आपका मिनिमम कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन होना चाहिए। तो यही आपका आंसर निकला। समझ में आया? अगर समझ में आया तो जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। हो गया, मिटाऊं, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ चलूं, लास्ट क्वेश्चन ऑफ दिस लेक्चर। हो गया, जस्ट टेक द स्क्रीनशॉट। चलिए लेक्चर का लास्ट प्रॉब्लम देख लेते हैं। तो पहले क्वेश्चन को आप समझने की कोशिश करो। दो चार्ज बॉडी है, सपोज करो कि ये एक चार्ज बॉडी है और ये एक चार्ज बॉडी है। इन दो चार्ज बॉडी को एक स्मूथ सरफेस पर रखा गया। इस बार मैं स्मूथ सरफेस ले रहा हूं, याद रखना। तो these two charge particle are placed on a smooth surface. Another charge, अगर मान लो ये चार्ज को मैं ले आया इन दोनों के बीच में, इस तरह प्लेस किया। Another charge particle I place in these two charge particle in such a way that these two charge particle remain in rest. ये दोनों चार्ज पार्टिकल रेस्ट में रहेगा अंडर द एक्शन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। समझ में आ चुका? और आपसे तब पूछा जाता है इस चार्ज पार्टिकल का चार्ज क्या होगा, और इस चार्ज पार्टिकल को इन दोनों चार्ज पार्टिकल के बीच में कहां पे रखा गया। क्वेश्चन समझ में आया? तो चलिए मैं क्वेश्चन को पहले लिख देता हूं। टू चार्ज पार्टिकल, टू चार्ज पार्टिकल है। चलिए मैं चार्ज का कुछ वैल्यू भी दे देता हूं। चार्ज पार्टिकल Q एंड 2Q है। एक चार्ज पार्टिकल का मैग्नीट्यूड Q है और दूसरा चार्ज पार्टिकल का 2Q है। सेम नेचर का मैंने दिया। आर प्लेस्ड इन अ स्मूथ हॉरिजॉन्टल प्लेन। हॉरिजॉन्टल प्लेन पर ये दोनों चार्ज पार्टिकल को रखा गया। ठीक है,
ऑफ सेपरेशन, जब ये चार्ज पार्टिकल है तो उनका सेपरेशन भी होना चाहिए। ऑफ सेपरेशन मान लिया डी सेपरेशन पे, ऑन ऑफ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन ऑफ सेपरेशन डी, ठीक है। चार्ज पार्टिकल को रखा गया ऑन अ स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन, कितने सेपरेशन पे, डी सेपरेशन पे। किसका किसका, ये दोनों चार्ज पार्टिकल का सेपरेशन है। ये मत समझ लेना कि ये चार्ज पार्टिकल का और प्लेन का सेपरेशन है, ये चार्ज पार्टिकल का मैंने दे दिया, तो लैंग्वेज में इधर उधर हो सकता है, ठीक है। ऑफ सेपरेशन डी, ए अनदर चार्ज, ए अनदर या एन अनदर चार्ज पार्टिकल, another charge particle placed in between these charge particle, in between charge particle in such a way that these two charge remain in rest condition. These two charge remains in rest under the action of electrostatic force only इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स को कंसीडर करते हुए ये दोनों चार्ज पार्टिकल अभी रेस्ट कंडीशन पे है। देन फाइंड द लोकेशन ऑफ दिस अनदर चार्ज पार्टिकल एंड मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज पार्टिकल। देन फाइंड द लोकेशन ऑफ चार्ज पार्टिकल and magnitude of charge particle। ठीक है, तो अब समझो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन को कैसे सोल्व करते हैं समझने की कोशिश करना। दो चार्जेस है तो एक प्लेन पर रखा गया, मान लिया ये प्लेन आपका क्या है, स्मूथ हॉरिजेंटल प्लेन है, तो स्मूथ प्लेन है, क्यू चार्जेस है, मान लिया कि यहाँ पे एक चार्जेस क्यू है, ठीक है, दूसरा चार्ज यहाँ पे मान लिया क्यू चार्जेस है, ठीक है। और आप जानते हो जब सेम नेचर का चार्ज हो तो क्या लगता है, उस पर फोर्स ऑफ रिपल्सन लगता है। तो ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स कुछ इधर लगाएगा और ये चार्ज इस चार्ज पर फोर्स कुछ इधर लगाएगा, ठीक है। तो हमने F दे दिया, ये फोर्स और ये फोर्स बराबर ही होंगे बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। तो चलिए मान लेते हैं कि ये फोर्स F1 रहा और ये फोर्स F1 रहा, दोनों सेम रहेगा बाय न्यूटन्स थर्ड लॉ के अकॉर्डिंग। और इन दोनों का सेपरेशन कितना है, तो इन दोनों का सेपरेशन मान लिया हमने D सेपरेशन है, ठीक है, इन दोनों का सेपरेशन हमने मान लिया D है। अब ध्यान से देखिए, अनदर चार्ज पार्टिकल इज प्लेस्ड इन बिटवीन द चार्ज पार्टिकल, एक यहाँ पे मान लिया C चार्ज पार्टिकल, ये A चार्ज पार्टिकल है, ये B चार्ज पार्टिकल है। C चार्ज पार्टिकल एक रखा गया है यहाँ पे इस कदर कि ये चार्ज पार्टिकल और ये चार्ज पार्टिकल रिमेन इन रेस्ट। कब रिमेन इन रेस्ट हो सकता है, तो इस चार्ज पार्टिकल का अगर मान लो मैं पॉजिटिव डालता हूं तो इस पॉजिटिव के कारण भी तो ये इधर ही रिपेल होगा, तो ये रेस्ट में कतई रहने वाला नहीं है। तो यहाँ पे मैं चार्ज पार्टिकल का नेचर माइनस में रखना पड़ेगा, नेगेटिव, तभी तो अट्रैक्ट होगा, तो वो रेस्ट में रहने की पॉसिबिलिटी है। तो मैंने नेगेटिव साइन यानी अपोजिट नेचर का चार्ज रखा। अब हमें फाइंड करना है कि मैग्नीट्यूड क्या होगा और ये लोकेशन क्या होगा। तो मान लिया कि ये लोकेशन इस पॉइंट से यानी ए बॉडी से ये सी बॉडी जो रखा तो एक्स डिस्टेंस पे रखा, ठीक है, तो एक्स डिस्टेंस पे रखा। तो मान लिया कि यहाँ पे चार्ज हमने चार्ज को मान लिया क्यू आर, अननोन चार्ज है हमें मालूम नहीं, तो इस क्वांटिटी को हमने मान लिया क्यू आर, ठीक है, ये क्वांटिटी है।
तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो ध्यान से देखिए ये डिस्टेंस टोटल d है, यहाँ तक x है, तो ये डिस्टेंस कितना हो जाएगा, तो d माइनस एक्स होगा कि नहीं होगा, बिल्कुल होगा। अब ध्यान से देखिए आपने क्या पढ़ा है, अनलाइक चार्जेस अट्रैक्ट विथ ईच अदर। अब देखिए यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज, यहाँ पे नेगेटिव चार्ज, तो क्या होगा, अट्रैक्ट होगा। तो चलिए अट्रैक्ट कर लेते हैं। तो यहाँ पे अट्रैक्ट जब होगा तो कुछ इधर फोर्स लगेगा, कुछ इधर फोर्स लगेगा। चलिए मैंने इसका नाम दे दिया F2, हमने इसका नाम दे दिया F2, ठीक है। अब ये F2 इक्वल टू कितना होगा, तो चलिए बाद में पहले अभी कर लेते हैं। अब ध्यान से देखिए ये माइनस चार्जेस है और यहाँ पे पॉजिटिव चार्जेस है, तो यहाँ पे भी क्या होगा, अट्रैक्शन फोर्स लगेगा। तो चलिए यहाँ पे भी अट्रैक्शन फोर्स लगा, तो अट्रैक्शन फोर्स लगा तो यहाँ पे F2 देंगे या दूसरा क्वांटिटी आएगा F3 होगा, तो हमने F3 दिया। अब पूछोगे F3 क्यों होगा, यहाँ पे आपने F1 दिया, यहाँ पे F1 दिया, यहाँ पे F2 दिया, तो यहाँ पे भी आपको F2 देना चाहिए। तो देख बच्चा कैसे यहाँ पे F3 हुआ, तो यहाँ पे तो डिस्टेंस कांस्टेंट था, इसीलिए फोर्स F1 इक्वल टू F2, यहाँ तक तो ओके है। अब ये डिस्टेंस x है, तो ये जब डिस्टेंस ये इक्वल टू ये होगा तभी तो F2 इक्वल टू F3 होगा। तो हमें तो मालूम नहीं है, हमें अभी तो मालूम नहीं है कि ये डिस्टेंस इक्वल टू ये डिस्टेंस होगा कि नहीं होगा। तो इसीलिए फोर्स इज इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1 बाय डिस्टेंस का स्क्वायर। तो इसीलिए ये डिस्टेंस, अगर ये डिस्टेंस बराबर होगा तभी ये F2 इक्वल टू F3 होगा, तो इसीलिए हमने F3 लिया। गॉट इट। तो चलिए देखते हैं फॉर इक्विलिब्रियम कंडीशन के लिए अब क्या चाहिए, इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स रिमेन इन रेस्ट ड्यू टू इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी ए बॉडी इक्विलिब्रियम में कब हो सकता है या रेस्ट में कब हो सकता है, जब ये फोर्स इक्वल टू ये फोर्स होना चाहिए। तो चलिए कर लेते हैं, F1 इक्वल टू F2 होना चाहिए। तो F1 इक्वल टू क्या होगा, तो F1 इक्वल टू हमें मालूम है F1 इक्वल टू होता है K Q1। तो F1 इक्वल टू तो K Q1, इस पर क्या है Q1, तो Q1 Q है, तो Q2 क्या है, तो ये बॉडी, तो 2Q अपॉन R स्क्वायर। तो R क्या है, तो टोटल डिस्टेंस D है, तो D स्क्वायर इक्वल टू F2 क्या है, तो F2 दिस चार्ज इनटू दिस चार्ज इन डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर। तो K Q इनटू दिस QR डिवाइडेड बाय दिस डिस्टेंस स्क्वायर x स्क्वायर। यहां तक दिखाई दे रहा, मैं कैमरे की पोजीशन देख लेता हूं। जी हाँ दिखाई दे रहा है। तो ये क्या हो जाएगा, ये मुझे लगता है देखिए कुछ कटखुट होने वाला है, बिल्कुल कटखुट होने वाला है। तो ये के कैंसिल हो गया, ये क्यू कैंसिल हो गया, और भी कुछ कटखुट होने वाला नहीं। चलिए क्यू आर अपन लोग फाइंड आउट करने की कोशिश करते हैं। तो क्यू आर इक्वल टू क्या हो जाएगा, ध्यान से देखिए 2q x² अपॉन डी स्क्वायर, 2q x² अपॉन डी स्क्वायर। चलिए इसे इक्वेशन 1 मान लीजिए, ठीक है। सिमिलरली इस बॉडी फॉर इक्विलिब्रियम में रहने के लिए क्या करना पड़ेगा, दिस फोर्स वुड बी इक्वल टू दिस फोर्स। तो फॉर इक्विलिब्रियम ऑफ बॉडी बी तो क्या होना चाहिए, F1 इक्वल टू F3। तो F1 इक्वल टू F3, तो F1 इक्वल टू क्या हुआ, तो K Q1, तो Q1 कितने हैं, तो Q1 आपका Q है इंटू 2Q अपॉन R स्क्वायर। तो R कितने हैं, तो टोटल D है, तो D स्क्वायर इक्वल टू F3 क्या है, तो F3 दिस थिंग्स, तो K Q, तो Q क्या है, तो 2Q इंटू Q, यहाँ का Q क्या है, तो QR, तो QR अपॉन R स्क्वायर। तो R स्क्वायर के बदले में क्या डिस्टेंस है, तो D माइनस एक्स स्क्वायर। कुछ कटखुट होने वाला है क्या, जी हाँ बिल्कुल कटखुट होने वाला है। K कैंसिल होगा, K कैंसिल होगा, 2Q कैंसिल होगा, 2Q कैंसिल होगा, और भी कुछ कटखुट नहीं, अब नहीं होने का। चलिए नहीं होएगा, तो QR इक्वल टू क्या होएगा, QR इक्वल टू आपका हो जाएगा D माइनस एक्स का स्क्वायर इंटू Q। तो Q इंटू D माइनस एक्स का स्क्वायर अपॉन दिस D स्क्वायर। इसे आप इक्वेशन 2 मान लीजिए।
अब ध्यान से देखिए, यहाँ पे भी क्यू आर, यहाँ पे भी क्यू आर। जब LHS इक्वल हो तो RHS को भी इक्वल होना ही चाहिए। क्यों? क्योंकि यहाँ पे भी क्यू आर है, यहाँ पे भी क्यू आर है इन LHS साइड, तो RHS साइड भी ये टर्म इक्वल टू ये टर्म होगा। तो चलिए देख लेते हैं। फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2, फ्रॉम इक्वेशन 1 एंड 2 क्या है? 2q x स्क्वायर अपॉन d स्क्वायर इक्वल टू q इंटू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। कुछ कट खूट होने वाला है क्या? बिल्कुल होगा। यहाँ पे भी ये देखिए डी स्क्वायर है, ये देखिए डी स्क्वायर है, और भी कुछ कट फूट? हाँ, ये क्यू है, यहाँ पे भी क्यू है, और भी कुछ नहीं, मुझे तो नहीं दिखाई दे रहा है। चलिए नहीं दिखाई दे रहा है तो कैलकुलेट कर लेते हैं। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर इक्वल टू 2x स्क्वायर इक्वल टू डी माइनस एक्स का होल स्क्वायर। तो ये क्या हो जाएगा? डी स्क्वायर माइनस 2dx प्लस एक्स स्क्वायर। ऐसे ही होगा क्या? बिल्कुल होगा। चलिए एक साइड ले आइए तो क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर से एक एक्स स्क्वायर चला गया तो क्या हो जाएगा? एक्स स्क्वायर। तो ये इधर माइनस है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? पॉजिटिव। पॉजिटिव 2dx, ये प्लस में है, इधर आएगा तो क्या हो जाएगा? माइनस। तो माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू 0। अब आपको ये क्या दिखाई दे रहा है? ये आपको एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है। जब क्वाड्रेटिक इक्वेशन दिखाई दे रहा है तो x के यहाँ पे 2 वैल्यू होंगे, 2 वैल्यू होंगे। x के कितने वैल्यू होंगे? 2 वैल्यू होंगे। तो दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन, दिस इज अ क्वाड्रेटिक इक्वेशन। तो x के यहाँ पे 2 वैल्यू होंगे, तो x का आपका क्या क्या वैल्यू हो जाएगा? तो आपका x का एक वैल्यू आ रहा है √2 -1 इंटू डी, एक्स इक्वल टू √2 -1 इंटू डी, और दूसरा x का वैल्यू आपको आ रहा है -√2 + 1 इंटू डी। अब ध्यान से देखिए, ये टर्म कहीं ना कहीं आप कैलकुलेट करोगे तो पॉजिटिव टर्म में आ रहा है। तो पॉजिटिव टर्म में आ रहा है तो दैट मीन्स यहाँ से कहीं इधर ही होगा। अब जब ये टर्म आप कैलकुलेट करते हो तो आपका क्या आ रहा है? निगेटिव में आ रहा है। देखो √2 और 1 कुछ वैल्यू आएगा पॉजिटिव में और वो माइनस में है, तो यहाँ से माइनस मतलब क्या? ये रहा ओरिजिन, तो ओरिजिन से इधर जब करेंगे तो ये माइनस हो गया। तो जब माइनस यहाँ पे हो जाएगा तो यहाँ पे भी कतई आने वाला है नहीं, क्योंकि चार्ज को मिडिल में रहना चाहिए, निगेटिव चार्ज है, तभी तो ये बॉडी और ये बॉडी इन रेस्ट में रहने की पॉसिबिलिटी है। तो ये चार्ज का जब लोकेशन आउटसाइड दिस बॉडी हो जाएगा तो ये x का वैल्यू कतई नहीं हो सकता है। तो कहने का मतलब ये x का वैल्यू नहीं होगा, x का वैल्यू ये होगा। ठीक है, यानी हमें क्या मिल चुका है? लोकेशन हमें मिल चुका है, यानी x का वैल्यू हमें, यानी x का वैल्यू यानी चार्ज C इज फ्रॉम ए चार्ज बॉडी, चार्ज फ्रॉम चार्ज A at distance कितना? √2 - 1 इंटू डी, √2 - 1 इंटू डी। ठीक है, ये तो हमें लोकेशन मिल चुका है। अब हमें चाहिए क्या? मैग्नीट्यूड ऑफ चार्ज भी चाहिए। तो x का ये वैल्यू उठा के किसी एक इक्वेशन में आप डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन 1 में डाल दीजिए, चाहे इक्वेशन 2 में डाल दीजिए। डालना आता है ना? तो चलिए x का वैल्यू किस में आपको डालना है? तो 1 में डालना है कि या 2 में डालना है? तो चलिए 1 में ही मैं डाल देता हूं। पुट x वैल्यू इन इक्वेशन 1 और इक्वेशन 2, एनी इक्वेशन 1 और एनी इक्वेशन 2, कोई एक इक्वेशन में डाल दीजिए। तो चलिए इसमें आपको डालने से क्या मिलता है? QR इक्वल टू 2q, x के बदले में डालना है x स्क्वायर है, तो √2 - 1 इंटू डी का स्क्वायर अपॉन डी स्क्वायर। जब आप इसे कैलकुलेट करते हो, देखो 2q/d स्क्वायर, 2q/d स्क्वायर, x स्क्वायर है तो x का वैल्यू तो ये आया, तो इसका स्क्वायर करेंगे तो इसीलिए 2 - 1 इंटू डी, 2 - 1 इंटू डी। ठीक है, हाँ।
का स्क्वायर जब करोगे दो तो 6 6 2 दूनी 4 4 रूट 2 तो 6 माइनस 4 रूट 2 6 माइनस 4 रूट 2 इंटू क्यू ये रहा इधर जाएगा तो माइनस में हो जाएगा। हाँ ये माइनस में तो ये आपका चार्ज हो गया। जस्ट डू द कैलकुलेशन, यहाँ पे कैलकुलेशन कर लेना, हो सकता है आंसर ये मेरा गलत भी हो तो जस्ट कैलकुलेशन आपका पार्ट रहा तो यहाँ पे देख लेना क्या होगा। तो आज का लेक्चर यहीं पे एंड करते हैं। अगर लेक्चर अच्छा लगा तो लाइक का बटन दबाओ और चैनल को सब्सक्राइब करो। अगर लेक्चर अच्छा नहीं लगता तो डिसलाइक का भी बटन जरूर दबाओ। ऑल द वेरी बेस्ट।